Hello students, how are you all? So now we have to start chapter number 9, problems of deficient demand and excess demand. First of all, some critical concepts. Then before starting the chapter, जो आपको समझना है that is छोटे छोटे टॉपिक्स ने फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा कि इक्विलिब्रियम ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ. ਆਪਾਂ प्रीवियस चैप्टर 'ਚ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इक्विलिब्रियम इज व्हेन AD इज इक्वल टू AS और S इज इक्वल टू I. दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है. ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇ. ਫੁੱਲ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ. ठीक है. ओके. इक्विलिब्रियम is struck when AD is equal to AS, S is equal to I. It need not necessarily correspond to the situation of full employment. ਤਾਂ मतलब जिन्ने resources ने वो fully occupied ने, that is the situation of full employment. ठीक है. क्लियर. सो ये दोनों जिमें इंडिया 'ਚ लगा लो AD/AS इक्वल है, डिमांड ਤੇ सप्लाई ਆਲਮੋਸਟ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ठीक. बहुत रिसोर्सिस फ्री ने, बहुत लोग बेरोज़गार ने, तो आप किस सिचुएशन ते दैट इज़ कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ठीक है. देखो इन्होंने एग्जाम्पल किमें लैके समझाई है कि अपने देश की कैपेसिटी लगा लो कितनी है अकॉर्डिंग टू US डॉलर्स. तो मान लो अपनी कैपेसिटी है $10 बिलियन की. ठीक है. अगर तो आप 10 बिलियन से इक्वल प्रोडक्शन कर रहे हैं दैन वी आर एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अगर आप 10 बिलियन के बराबर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, इट इज़ इक्वल टू 9, 8, 7 मतलब उस तो घट कितना भी लगा लो, दैन वी आर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो जे इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि अपने $8 बिलियन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन चल रही है, तो $2 बिलियन अपनी जो कैपेसिटी है दैट इज़ गोइंग वेस्ट, अनएम्प्लॉयड, वेले पे ने रिसोर्सिस. ठीक है. क्लीयर है चीज़ बेटा जी ये. ओके. सो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो डिमांड ਤੇ सप्लाई बराबर भी होवे प्लस सारे रिसोर्सिस फुली यूटिलाइज ने, सारे वर्कर्स ने जो काम करना चाहते हैं दे आर फुली एम्प्लॉयड. ठीक है. अंडर एम्प्लॉयमेंट डिमांड ਤੇ सप्लाई बराबर भी है लेकिन अपने को रिसोर्सिस वेस्ट जा रहे हैं, आप यूज़ नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि डिमांड घट है. अगर डिमांड इनक्रीज़ होवे तो उन्होंने यूज़ करते हुए आप अपने रिसोर्सिस ਨੂੰ फुली यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है. आ दोनों चीज़ें एक रीडिंग ला लियो, सेम चीज़ है. नाउ व्हाट इज़ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी. तो पहला इंग्लिश के वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए. वॉलंटरी अपनी मर्जी नाल, इनवॉलंटरी अपनी मर्जी तो बिना. तो जे परसन अपनी इच्छा नाल फ्री है, ठीक है, इच्छा नाल फ्री का मतलब की है जॉब अवेलेबल है, उन्होंने मिल रही है, ही इज़ नॉट विलिंग टू वर्क. ठीक है. तो दो रीजन्स ने, ईदर ही इज़ नॉट विलिंग टू वर्क, ठीक है, करे पैसा जायदाद बहुत है, नहीं बंदे का काम करने का मूड है ना. और सेकेंड रीज़न द वेज रेट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है. या तो उन्होंने वेज पसंद नहीं है, वेज रेट पसंद नहीं है ना, तो या काम करने की साड़ी इच्छा ही नहीं है, दैन ही दैट परसन इज़ वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड, काम करना ही नहीं चाहता. नाउ इनवॉलंटरी ਦੇ ਵਿੱਚ मेन कंडीशनस की ने. फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी फिजिकली एंड मैंटली फिट. ठीक है. फिजिकली काम करने कैपेबल है, मैंटली काम करने कैपेबल है ना. दैन मतलब एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क, काम करना भी चाहता है, काम करने कैपेबल भी है एट एग्जिस्टिंग वेज रेट. वेज रेट भी एक्सेप्टेबल है. आ 3 कंडीशंस. ही इज़ एबल टू वर्क, ही इज़ विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, इवन दैन नॉट गैटिंग वर्क. फिर भी उस परसन नू काम नहीं मिल रहा. ठीक है. दैन ही दैट परसन इज़ इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयड. ठीक है. प्लीज़ जो भी क्वेश्चन आता है चाहे थोड़े टैसटां दे विच चाहे थोड़े पेपर्स दे विच ना,
ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ। ਦੇਖੋ involuntary unemployment refers to a situation when some people are not getting work even when they are willing to work at the existing wage rate। मैं कंडीशन नाल और ऐड करती able to work, ठीक है। तो रीज़न की है इट इज़ नॉट इनफ, डिमांड ही नहीं है। जो डिमांड ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਦੀ। ਵੋਲੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਨੇ, ਏਬਲ ਟੂ ਵਰਕ ਨੇ ਐਟ ਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਵੇਜ ਰੇਟ, ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਵਰਕ, ਏਬਲ ਟੂ ਵਰਕ ਐਟ ਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਵੇਜ ਰੇਟ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਫੁੱਲੀ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈ। ਵੋਲੰਟਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ not the problem of the country, ठीक है ना। सेकेंड टॉपिक फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी तुहानू पता है, ठीक है। तो जे जिन्नी क अपनी लेबर फोर्स हैगी है सबनू काम मिल गया, सो दैट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जे सपोज करो अपने को 100 करोड़ लोग ने जो विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क सब कुछ है ना, तो वो फुली एम्प्लॉयड भी नहीं, तो कि ये 100 करोड़ परमानेंट जॉब पर रहेंगे? कदे कुछ भी रीज़न हो सकता है जो कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाए, ठीक है। 2 4 100 200 500 किन्ने भी लगा लो, तो वो कुछ का रीज़न होंगे, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के विच भी नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट की गिनती कुछ ना कुछ हमेशा रही है, ठीक है। तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के रीजनस की हो सकते हैं? सपोज करो एक परसन इस जगह पर नहीं किते होर जाना चाहता है, ठीक है, वो शिफ्ट हो गया किसी होर जगह पर, या वर्किंग एरिया के विच किसी नाल डिस्प्यूट हो गया, या कितों होर वधिया सैलरी ऑफर होगी, वॉट एवर द रीज़न इज़, ठीक है। तो उत्थों जॉब नूं छड्ड के नवीं जॉब लभण तक अगर वो कुछ देर फ्री रह रहे हैं, ही इज़ इन द नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ठीक है। देखो ये चीज़ गिवन है। सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देर ऑलवेज एग्जिस्ट सम डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट। तो हर टाइम डिमांड तो सप्लाई फोर्सिस कुछ इस तरह चेंज होनगियां कि थोड़ी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा चलती रहेगी। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ओइंग टू द फैक्ट दैट देर आर कॉन्स्टेंट चेंजेस इन द सप्लाई डिमांड पैरामीटर्स, ठीक है। तो जदों ये सब कुछ चेंज होएगा, एडजस्ट होएगा, तो उन्नी देर लोग फ्री रह रहे हैं, ठीक है। तो इनू अगे दो हिस्से डिवाइड किया, फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। तो फ्रिक्शनल के मेन रीजनस की ने? इट इज़ एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब्स इन द डायनेमिक इकॉनमी, ठीक है। तो मेन रीजन इमोबिलिटी ऑफ लेबर। तुहानू पता है कि मैंने जॉब अवेलेबल है, ठीक है, महाराष्ट्र दे विच, गुजरात दे विच, यू आर नॉट विलिंग टू गो देयर ड्यू टू सम रीजनस, ठीक है। तो तुसीं उत्थे नहीं जाना चाहते, तो लेबर नू पता है कि मैंने जॉब मिल जाएगी, बट उत्थे इमोबिलिटी मीनस मूव करना पॉसिबल नहीं है। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटीरियल, कई बार कुछ फैक्ट्रीज इदा दी होंदियां ने रॉ मटीरियल अवेलेबल नहीं है, तो वो बंद हो जाती ने थोड़ी देर लिए, है ना। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अपॉर्चुनिटीज़, ये भी हो जाता है, पता ही नहीं लगता कि जॉब अवेलेबल है। शॉर्टेज ऑफ पावर, वीयर एंड टीयर ऑफ मशीन्स, टेंडेंसी ऑफ द वर्कर्स टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अदर। एक कईयां दी आदत होंदी है, उन्होंने ये लगता कि एक जगह पर रुक के साड़ी ग्रोथ नहीं हो रही, तो जिन्ना असीं जॉब नूं चेंज करांगे बार बार, साड़ी ग्रोथ उन्नी ही ज़्यादा पॉसीबल है, ठीक है। ओके, दैन आ जो स्ट्रक्चर, ये बेटा बेसिकली MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ कई बार आ जाती है चीज़, है ना, कि आ रीज़न है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चर। तो बेसिकली प्लीज़ इन्हों के एज इट इज़ रीज़न तुम याद करोगे, ओके। हाँ जी, स्ट्रक्चर की है बट जिमें स्ट्रक्चर नाम तो पता लग रहा है, टेक्नीक, इट इज़ रिजल्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टन इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो न्यू टेक्नीक आ जान करके जो पुराने टेक्नीक्स नाल मशीन्स चल रही ने या फैक्ट्रीज चल रही ने, उन्हों का बंद हो जाना फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो फर्स्ट रीजन इज़ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अदर दैन लेबर एंड शॉर्ट सप्लाई। लेबर तो अवेलेबल हैगी हुई क्योंकि आप अनएम्प्लॉयमेंट की गल कर रहे हैं, तो उस तो बिना जो दूजे फैक्टर्स ने, है ना, तो वो अवेलेबल नहीं है। दैन सैकेंड, जो न्यू टेक्नीक्स आई ने, न्यू इंडस्ट्रीज़, पुराने वर्कर्स नूं वो नहीं आता काम करना, ठीक है। दैन चेंज इन द प्रोडक्शन टेक्नीक,
ओके, तो बेसिकली स्ट्रक्चर जो रिलेटेड है दैट इज़ रिलेटेड टू टेक्नीक, है ना। सो टेक्नीक चेंज ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਿਊ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟਰਕਚਰਲ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟੌਪਿਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।